नई शिक्षा के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी व्यूवर्स का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट नवंबर 2012 के पेपर 2 के हिंदी भाषा प्रथम के 15 पेडागोजी के सेक्शन को देखेंगे, अर्थात हिंदी भाषा के शिक्षण शास्त्र के 15 प्रश्नों को उन पर चर्चा करते हुए अपनी समझ बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सुझाव जो आप सभी के लिए होगा वह यह है कि जो भी भाषाएं हैं जिनका चयन आप कर रहे हैं, मान लीजिए आपने भाषा प्रथम के रूप में हिंदी और भाषा सेकंड के रूप में जो है इंग्लिश का चयन किया है, तो आप ये समझें कि मुझे संस्कृत की पेडागोजी में क्यों देखूं, या आपने हिंदी संस्कृत ली है तो इंग्लिश की पेडागोजी हम क्यों देखें। तो आप इसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। और यही मेरा सुझाव है कि पेडागोजी पोर्शन, चाहे वो जिस किसी भाषा का हो जो आपको आती है, उसके पेडागोजी सेक्शन को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सेक्शन जो है कॉमन या कह लें कि सामान्य रूप से सारी भाषाओं को कवर करता है, क्योंकि भाषाओं में जो उसकी विधियाँ या तौर तरीके हैं वो सभी भाषाओं के लिए कॉमन होते हैं। तो इस तरह से ये जो रणनीति होगी आपकी, वो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी कारगर हो जाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, अर्थात प्रश्न संख्या 106, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना। आपके ऑप्शन है, पहला, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो भैया ऐसा नहीं है, पहला विकल्प नहीं होगा। भाषा शिक्षण के ये उद्देश्य हैं जो प्रश्न में कहे गए हैं: स्वाभाविक अभिव्यक्ति का विकास, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना। दूसरा ऑप्शन हमारा कह रहा है कि भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जी हाँ, बिल्कुल है। तीसरा विकल्प, भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता। तो ऐसा नहीं है। चौथा, भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। ऐसा भी नहीं है। अब आप यहाँ ये समझ लें कि एकमात्र उद्देश्य क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है कि ऊपर जितनी बातें कही गई हैं इनमें इसके अतिरिक्त शब्दकोश का विकास या बच्चे के शब्द भंडार का विकास, यह भी एक भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है जो कि प्रश्न में सम्मिलित नहीं है। तो एकमात्र उद्देश्य वाला विकल्प जो चौथा हमारा है ये भी खारिज हो जाएगा, तीसरा भी। और इस तरह से हमारा राइट आंसर जो होगा वो सेकंड होगा कि प्रश्न में कही हुई जो बातें हैं वो भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 107, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। पहला, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति का। हाँ, तो ये अंतर पाया जाता है। दूसरा, भाषिक परिवेश की उपलब्धता। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन अभी इस पर हम चिंतन करेंगे आगे चल करके। भाषा का कठिनाई स्तर। और चौथा, भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो देखिए, जो इसका सटीक आंसर होगा वो आपका होगा पहला। इसके पहले की वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, ठीक, इनमें जो महत्वपूर्ण अंतर है उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सवाल कई बार आप रिपीट किया गया है, बार बार आता रहता है। तो अब विकल्पों के अनुसार अगर आप देखें तो जो हमारा पहला विकल्प है ये बाकी के नीचे जो 3 विकल्प हैं कहीं ना कहीं उनको समाहित कर लेता है। यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन ये पहले ऑप्शन के अंग के रूप में है, ठीक। या यूं कह लें कि ये दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प जो है वो हमारा एकांगी हो गया है, एक पक्ष को ही बता रहा है। जैसे अब भाषा परिवेश की उपलब्धता, इसे आप देखें, जो सेकंड ऑप्शन हमारा है, इसका सीधा सा संबंध आपके भाषा अर्जन से है। यानी
लैंग्वेज एक्विजिशन से, भाषा अर्जन मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन, एक्वायर करना। और दूसरा क्या होता है, भाषा अधिगम, यानी लैंग्वेज की लर्निंग। तो इस तरह से ये भाषा अर्जन से हमारा सेकंड विकल्प जो है रिलेट कर रहा है। दूसरा है भाषा का कठिनाई स्तर। तो ठीक है, कह सकते हैं आप कि कठिनाई स्तर जो है वो जब बच्चा भाषा अर्जन करता रहता है स्वाभाविक परिस्थिति में, जहाँ की घर परिवार आस पड़ोस के लोग रहते हैं, तो ये उसके लिए स्थिति स्वाभाविक होती है और अनौपचारिक रूप से चलती रहती है। अब भाषा अधिगम जब लैंग्वेज की लर्निंग हम करते हैं तो वो अपेक्षाकृत थोड़ा सा उसका कठिनाई स्तर बढ़ता है। वहाँ पाठ्य पुस्तक भी भाषा की सम्मिलित हो जाती है, तौर तरीके बदल जाते हैं, कई सारे मेथड्स का यूज किया जाता है जो कि भाषा अर्जन में आपके माँ बाप आपको सिखाने के लिए किसी विधि का प्रयोग नहीं करते हैं, स्वाभाविक रूप से आप भाषा को सीख रहे होते हैं। और जो चौथा विकल्प हमारा भाषा की पाठ्य पुस्तक, तो ठीक है, मोटे तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि भाषा जब अर्जित की जा रही होती है आसपास के परिवेश में अपने, जब बच्चा छोटा होता है, घरेलू वातावरण या आस पड़ोस के वातावरण, तो पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता हमें वहाँ पर नहीं होती। पर अधिगम में ये चीज़ आकर पाठ्य पुस्तक जो है वो आकर के जुड़ जाती है। लेकिन बावजूद इसके भी ये तीनों विकल्प जो हैं वो एकांगी हो जाते हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे पहले विकल्प में समाहित हो जा रहे हैं जाकर के, कि भाषा सीखने सिखाने की पद्धति। तो पद्धति में ये तीनों तरीके समाहित हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा पहला। आइए आगे बढ़ते हैं। मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ठीक है, मौखिक भाषा का आपको आकलन करना है और उसके सर्वोत्तम तरीके को आपको बताना है। पहला, प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना। तो इससे कोई विकास नहीं होना। जिनके उत्तर पहले से तय हैं, रटे रटाए, यहाँ रूट लर्निंग की बात हो रही है, रट्टा लगाने की बात हो रही है, तो इससे किसी मौखिक भाषा का आकलन अच्छे से नहीं हो पाएगा। दूसरा, अनुभव बांटना व बातचीत। हाँ, ये एक अच्छा विकल्प है। तीसरा, किताब पढ़ना। ठीक है। चौथा, अंत्याक्षरी। तो इस तरह से हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सबसे बढ़िया आंसर है इस प्रश्न का, कि अनुभव बांटने और बातचीत के जरिए मौखिक भाषा जो है उसका आकलन आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं। यही कारण है कि आप एज ए टीचर कहीं अगर आप अपने विद्यालय में या क्लासरूम में खड़े हैं, दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, तो उनके बातचीत के दौरान ही आप सबसे बढ़िया से आकलन कर लेते हैं कि कौन सा बच्चा इसमें उसका शब्द भंडार अच्छा है, बोलने का तरीका अच्छा है उसका, इस तरह से। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 109, आकलन यानी असेसमेंट क्या करता है? पहला, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। जी हाँ, बिल्कुल है। दूसरा, पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। नहीं, पाठ समाप्ति पर ही आकलन नहीं होता, पाठ के बीच बीच में भी आकलन चलता रहता है। और जहाँ तक रचनात्मक मूल्यांकन की बात है, वो इसी बात का समर्थन करता है कि लर्निंग के दौरान भी हमारा आकलन चलता रहेगा, लर्निंग के अंत पर या पाठ की समाप्ति पर ही नहीं होगा। तीसरा, मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है, तो ऐसा भी नहीं है। और चौथा, केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि केवल यही बताता है, कई सारे पहलू उजागर करता है। जब असेसमेंट को हम विस्तार से पढ़ेंगे तो वहाँ उसके सारे पहलू हम देखेंगे। यहाँ आकलन को विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी जो ध्यान देने वाली बात है, मैं आपको कई बार इंडिकेट कर चुका हूँ पहले भी, कि केवल और ही जैसे ये विकल्पों को जब आपका प्रश्न अफर्मेटिव हो, विधेयात्मक हो, यानी जहाँ हैं या है की बात की गई हो, वहाँ आप इन विकल्पों को सही नहीं करेंगे। जब नेगेटिव प्रश्न की बात होगी, कि प्रश्न में ऐसा पूछा जाए कि कौन सा नहीं है, तब आपको केवल वाले विकल्प को सही करना है, यदि दिया हुआ है तो। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो पहला आपका ऑप्शन सही हो गया कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्या? आकलन। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 110, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता क्या दर्शाती है? पहला, बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। दूसरा, बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। ठीक है, ऐसे ऐसे वर्ड से आप बिल्कुल बचिएगा पेडागोजी में, बाध्य करना, ठीक है, केवल, एकमात्र, तो ये विकल्प तो ऐसे भी नहीं होगा। तीसरा, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। ठीक है, हम मान लेते हैं। चौथा क्या है, बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती। तो इस तरह से इन चारों विकल्पों में सबसे अच्छा जो उत्तर है हमारा वो है तीसरा, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए एक आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। क्या? शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भाषा की पाठ्यपुस्तक में किससे संबंधित पाठ होने चाहिए? साहित्य से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, संस्कृति से संबंधित, अथवा उपर्युक्त सभी? तो देखिए, इसका सीधा सा आंसर है उपर्युक्त सभी। ठीक, भाषा की पाठ्यपुस्तक में साहित्य, विज्ञान और संस्कृति आदि से संबंधित पाठ होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती। यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है? पहला, भाषा सीखने का। दूसरा, भाषा में पिछड़ेपन का। तीसरा, भाषा अर्जन का। चौथा, सुमन की प्रतिभा का। तो देखिए, यह प्रश्न भी भाषा अर्जन बनाम भाषा अधिगम से ही जो है जुड़ा हुआ है। तो चूंकि बचपन से ही वो बोल समझ पा रही है गुजराती को, और दूसरी कंडीशन क्या कही गई कि वह विद्यालय नहीं गई, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने भाषा का अर्जन किया है अपने परिवेश से, घरेलू या आसपास के परिवेश से गुजराती उसने सीखी है, अर्जित की है, यूँ कहें कि अर्जित की है। तो ये आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। पहला विकल्प भाषा सीखने का, ये सही नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले भी बताया गया कि भाषा अधिगम जो होगा वो औपचारिक होगा, फॉर्मल होगा, जो किसी संस्था के अंतर्गत होगा। वहाँ कुछ लोग सिखाने वाले, मीन्स जिन्हें आप टीचर कहते हैं, वो होंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? पहला, पाठ्य सामग्री, नहीं तो भैया ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, परीक्षाएं। तीसरा, भाषाई विकास, भाषाई अभ्यास। चौथा, भाषिक परिवेश। तो देखिए, जो परीक्षाएं हैं वो इन चारों विकल्पों में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी के विकल्प जो हैं वो महत्वपूर्ण है। पाठ्य सामग्री बिल्कुल महत्व रखती है परीक्षाओं की अपेक्षा। भाषाई अभ्यास भी महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की अपेक्षा। और जो भाषिक परिवेश है, तो इसकी जो सार्थकता है वो तो जग जाहिर है, उसमें कुछ कहना ही नहीं। तो ये भी परीक्षाओं से महत्व, तो सबसे कम महत्वपूर्ण जो हो गया वो परीक्षाएं हो गई। आगे बढ़ते हैं। सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है। ठीक, सुलेखा नाम की कोई अध्यापिका है, तो वो अपना कन्वर्सेशन जारी रखती हैं बच्चों के साथ। तो प्रश्न किया जा रहा है कि वह इस तरह से क्या कर रही हैं? पहला विकल्प, समय नष्ट कर रही हैं, नहीं। कन्वर्सेशन का या बातचीत का एक महत्वपूर्ण, उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है भाषाई विकास के क्रम में, तो पहला विकल्प नहीं होगा। दूसरा, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही हैं, हाँ ये अच्छा विकल्प है। आगे भी देख लेते हैं, बच्चों को वाचाल बना रही हैं, वाचाल मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला। चौथा, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही, नहीं। ये हमारा सेकंड ऑप्शन सबसे बढ़िया उत्तर है इसका, कि सुलेखा अगर बातचीत कर रही है तो वो, इसका मतलब है कि वो यह मकसद सामने रख करके चल रही है कि हमें एक एनवायरनमेंट, एक परिवेश क्रिएट कर देना है जिसमें भाषा को अर्जित कर सकें बच्चे स्वाभाविक और सहज रूप से। आगे बढ़ते हैं।
भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ठीक है, ये CCE की बात कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसका, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये एक बड़ा टॉपिक है, किसी दिन अलग से इस पर चर्चा विस्तार से की जाएगी। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का मकसद क्या है? यहाँ थोड़ा सा आप चाहें तो समझ लें, केवल इतना भर कि सतत का मतलब है कंटिन्यूअस, जो लगातार, ऐसा मूल्यांकन जो लगातार होता रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज हुआ फिर आज के 4 महीने बाद मूल्यांकन हुआ, नहीं, कंटिन्यूअस चलता रहे। और व्यापक से कहने का तात्पर्य यहाँ है कि बच्चे के समस्त पक्षों का विकास करे। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होनी चाहिए, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, ठीक है, संज्ञानात्मक, भावात्मक, ये सभी होने चाहिए। तो प्रश्न हमारा क्या था? हाँ, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। पहला क्या उद्देश्य है? बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की श्रेणी में रखना तो नहीं भैया, ऐसा नहीं है। दूसरा, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना, हाँ, एक अच्छा आंसर है ये। तीसरा, केवल बच्चों की कमियां जानना। देखिए, एकांगी और सतही कर दिया बिल्कुल, और केवल भी लगा दिया साथ में, तो नहीं होगा। केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा है, नहीं। सेकंड ऑप्शन हमारा राइट है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 116। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। क्या निहितार्थ है? पहला, प्रतिदिन परीक्षाएं लेना। दूसरा, हर महीने परीक्षाएं लेना। तीसरा, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। ठीक है। बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना। तो देखिए, निहितार्थ की बात हो रही है, तो यहाँ पर यह आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। सतत का मतलब, सतत शब्द का ही मतलब होता है कंटिन्यूअस, और इसमें आप विकल्प में देखें तो निरंतर शब्द उसके समानार्थी के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो सतत मूल्यांकन जो है वो बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना है। यहाँ आपको जो एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए वो है अवलोकन पर। देखिए, जब असेसमेंट में तमाम तरह से असेसमेंट किया जाता है और उसके अनेक प्रकार हैं, जब कभी विस्तार से चर्चा होगी तो इस पर बात होगी, लेकिन यहाँ चूँकि अवलोकन, ऑब्जर्वेशन एक तरीका या मेथड आ गया है। असेसमेंट में एक बड़ा पार्ट ऑब्जर्वेशन जो है अपने में समाहित करता है। यूँ कह लें कि असेसमेंट में अवलोकन एक बड़ी भूमिका या बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है। मान लीजिए आप एक शिक्षक के रूप में कक्षा में हैं, तो आप हमेशा पेंसिल पेपर से लेकर के परीक्षाएं आप नहीं ले सकते ना, हमेशा इस तरह का मूल्यांकन नहीं कर सकते। लेकिन आप खड़े भर हैं और आप बच्चों का अवलोकन कर रहे हैं, तो आप एक असेसमेंट कर रहे हैं, और ये असेसमेंट जो है एक बड़े हिस्से को कवर करता है। अवलोकन के ज़रिए ही कहने का मतलब आप जान जाते हैं कि बच्चे की स्थिति क्या है। ठीक है, इसीलिए इसके लिए कोई परीक्षा करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रश्न कहीं कहीं ये उठा दिया जाता है या बना दिया जाता है परीक्षाओं में कि असेसमेंट या आकलन में एक बड़ा पार्ट कौन सा आकलन कवर करता है, तो वो अवलोकन होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य होता है। पहला, सस्वर पठन माने उच्चारण सहित पढ़ना, बोल करके पढ़ना। तो पहला विकल्प इन्होंने दिया बोल बोल कर पढ़ना। देखिए, उसी को इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया यहाँ पहले विकल्प में, और कुछ नहीं किया है। इस तरह से प्रश्न जो हैं वो भ्रमित करने के लिए आपको बनाते हैं कि उसका केवल ट्रांसलेशन कर दिया है वहाँ पर। ये उत्तर कभी सही नहीं होंगे। ये मकसद नहीं होता है सस्वर पठन का। ये तो एक प्रोसेस, तरीके को बता रहा है पहला विकल्प कि क्या किया जाता है उसमें, और कुल मिला करके उसको ट्रांसलेट कर दिया है। दूसरा, द्रुत गति से पढ़ना, तेजी से, द्रुत मतलब तेजी से पढ़ना। तीसरा, मौन पठन करना। और चौथा, बच्चे की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। तो देखिए, जो सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है वो आपका चौथा विकल्प है, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। और यहीं आप ये भी जान लीजिए कि ये जो तीसरा विकल्प मौन पठन है,
इसका मुख्य जो है मुख्य मकसद, या कह लें कि मेन एम क्या है इसका, तो वो है गंभीर अर्थ को ग्रहण करना। ठीक, ये आप जानते रहिएगा। मौन पठन में आप ये करते हैं, कहने का मतलब गंभीरता से आप उसके अर्थ को आत्मसात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, चूँकि ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है, आता भी है, बीच बीच में आया भी है। अभी आगे चर्चा बढ़ेगी तो हो सकता है कहीं ये टकरा जाए मौन पठन वाला, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आपको यहाँ बता दिया जाए। 118, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि, क्या सुनिश्चित करता है? बच्चों को मुख्य शीर्षक याद हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो बिल्कुल सतही सा आंसर है, देखने पर ही आप इसको काट दें। बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। हाँ, ये एक अच्छा विकल्प है। आगे, शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, मानी यह अगर समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ी जा रही हैं तो ये बताता है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, तो नहीं, ये बहुत अच्छा आंसर तो नहीं। चौथा, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े यह सुनिश्चित करता है, वो नहीं, सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, ये बात साबित करता है समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग भाषा की कक्षा में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 119, भाषा क्या करती है? पहला विकल्प, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। हाँ, ये अच्छी बात है, और व्यावहारिक रूप से भी देखें तो हम विभिन्न परिस्थितियों में जैसी भी हों, हम भाषा का उपयोग करते हुए सदैव पाए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही इनका यहाँ पर है कि जीवन की जो विभिन्न स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, उनमें उनको जो है भाषा साधती है। दूसरा, व्याकरण पर ही आधारित होती है। देखिए, अब ये गलत हो गया। तीसरा, जानने का अर्थ, यानी भाषा जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है, नहीं। भाषा जानने का मतलब केवल व्याकरण, उसके व्याकरण को जान लेना, ऐसा नहीं। एकांगी कर दिया विकल्प को, तो ये इस तरह से तीसरा विकल्प आपका नहीं होगा। चौथा, सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। ठीक, तो ऐसा नहीं है, भाषा को सीखने में पाठ्य पुस्तकों का इम्पोर्टेंस विशेष हो जाए, स्पेसिफिक हो जाए, तमाम तरीके उसमें आजमाए जाते हैं पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त भी। जैसे बात हुई रीडिंग कार्ड्स की हुई, या तमाम टूल्स हैं उसके, ठीक है, तो विशेष महत्व होता है, ऐसा नहीं। ये आंसर भी सही नहीं होगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है कि जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है क्या? भाषा। आगे बढ़ते हैं, 120, भाषा के आधारभूत कौशल है। भाषा के आधारभूत कौशल क्या हैं? पहला, सर्वथा पृथक हैं, अलग हैं, नहीं, अलग नहीं। आधारभूत कौशल यहाँ पहले समझ लीजिए किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ चाहें तो आप शॉर्टकट में लिख लें, सुबोपली, ये शॉर्ट फॉर्म है, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, या इसी को एक शॉर्ट फॉर्म और लिखा जाता है इंग्लिश में LSRW, इस तरह से भी याद कर लें आप। तो ये जो भाषाई आधारभूत कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है, ये पृथक नहीं है, ये आपस में मिले हुए हैं, ठीक है, जो कि हमारा सेकंड विकल्प कह रहा है कि अंतः संबंधित होते हैं, आपस में इनका रिलेशन है, एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे के लिए ये आधार का या पूरक का कार्य करते हैं। तीसरा विकल्प क्या है? क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, ये भी नहीं। देखिए, ये प्रश्न बार बार आएगा भाषाई कौशलों के संदर्भ में, क्रम से चलते हैं कि अंतः संबंधित होते हैं कि पृथक होते हैं। तो याद रखिए कि ये अंतः संबंधित होते हैं, और क्रमबद्ध रूप से चलें यह आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कैसे? मान लीजिए शुरुआत तो
सुनने से होगी बच्चे की, ठीक है। उसके बाद बोलना आ गया उसको, फिर हो सकता है कि बोलने के बाद वो लिखना शुरू कर दे और तब वो पढ़ना शुरू करे। तो कहाँ क्रमबद्धता आई इसमें? तो ये क्रमबद्ध रूप से नहीं कहा जा सकता। और चौथा ये दे रहे हैं कि हमेशा अर्जित किए जाते हैं, एक्वायर किए जाते हैं, ऐसा नहीं है, अधिगम भी होता है इनका। अब कैसे ये आप यहाँ समझ लें, महत्वपूर्ण है। सुनना, मान लीजिए इसका अर्जन हुआ, आपके घर पे छोटा बच्चा है, सुनते सुनते वो जो है सुनना और बोलना दोनों आ गया उसको, ठीक है। लेकिन पढ़ना और लिखना अब अधिगम के रूप में यहाँ उनकी स्थिति बनेगी। तो आप ऐसा थोड़े या ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये हमेशा अर्जित या एक्वायर किए जाएंगे, इनकी लर्निंग या अधिगम नहीं हो, ठीक। तो ये विकल्प भी हमारा खारिज हो जाएगा। तो दूसरा हमारा जो विकल्प है ये हमारा सही हो गया कि भाषा के आधारभूत कौशल अंतः संबंधित होते हैं। तो इस तरह से ये 15 पेडागॉजी के क्वेश्चन हिंदी भाषा के यहीं समाप्त होते हैं। तो मिलते हैं इस श्रृंखला की अगली वीडियो के साथ। एक अच्छे भावी शिक्षक के रूप में आप सभी को हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।